Welcome to Y.MGMT Equity. So in our previous class, we have completed TR and TC approach. तो लास्ट क्लास में हमने TR एंड TC अप्रोच पढ़ा था, मतलब टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच हमने पढ़ा था। आज की क्लास में मैं आपको MCMR अप्रोच बताऊंगी। किस केस में बताऊंगी? व्हेन प्राइस इज़ कांस्टेंट, जैसा कि परफेक्ट कंपटीशन में होता है, एंड ऑल्सो व्हेन प्राइस फॉल विथ राइज इन आउटपुट, जैसा कि इम्परफेक्ट कंपटीशन में होता है। इस दोनों सिचुएशन में हमारी प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम किस तरीके से फाइंड की जाती है वो मैंने TRTC अप्रोच में भी आपको बताया है, एंड आज मैं आपको MC मतलब कि मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू अप्रोच में भी मैं आपको बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट। तो अगर हम लोग प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की बात करें तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम बेसिकली होता क्या है? देखिए, इक्विलिब्रियम वो पॉइंट होता है जहाँ पे वो स्टेट होता है जहाँ पे कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, वो पॉइंट होता है जहाँ पे नो चेंज वाली सिचुएशन होती है, कुछ भी चेंज नहीं होते हैं। तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम रिफर टू दैट प्राइस एंड आउटपुट कॉम्बिनेशन विच ब्रिंग मैक्सिमम प्रॉफिट टू द प्रोड्यूसर एंड प्रॉफिट डिक्लाइन एज मोर इज़ प्रोड्यूस। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम उस पॉइंट पर होगा, उस प्राइस एंड आउटपुट के कॉम्बिनेशन पे होगा जहाँ पे प्रोड्यूसर को सबसे ज़्यादा मैक्सिमम मिल रहा, मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट उसको मिल रहा होगा, मतलब कि प्रोड्यूसर को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जहाँ पे हो रहा होगा, एज वेल एज उसके बाद अगर प्रोड्यूसर फिर भी आउटपुट को प्रोड्यूस कर रहा है तो उसके बाद में जितना भी वो आउटपुट को प्रोड्यूस करेगा उस पर जो उसको प्रॉफिट होगा वो क्या होगा? प्रॉफिट उसका डिक्लाइन होना शुरू कर देगा। मैं आपको ये कह रही हूँ, जैसे मान लीजिए कि 5th यूनिट पे जो प्रोड्यूसर को प्रॉफिट मिल रहा है वो मैक्सिमम मिल रहा है, ठीक है। उसके बावजूद भी उसने 6 यूनिट का प्रोडक्शन किया, तो 6 यूनिट पे जो उसको प्रॉफिट मिल रहा है वो प्रॉफिट उसका क्या हो गया? 5th यूनिट के कंपेरेटिवली कम होने लगा। तो ये हमारा पहला केस हमारा क्या है? पहला हमारा कंडीशन ये होगा कि उस पॉइंट पे MC इक्वल्स टू MR हो जाएगा, और जिस पॉइंट पे MC इज़ ग्रेटर देन MR हो जाएगा वहाँ पे आपको ये पता चल जाएगा कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम आपको मिल चुका है। तो आपको मैं बताती हूँ, देखिए जैसे कि टेबुलर फॉर्म में अगर हम लोग समझे तो यहाँ पे देखिए मैंने आउटपुट लिया है, प्राइस लिया है, टोटल रेवेन्यू MR TC एंड MC, एंड उसके बाद हमने प्रॉफिट को निकाला है। तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो जो TR आपने लिया है ये आपकी TR क्या हो रही है? कांस्टेंट रेट से इंक्रीज़ कर रही है। कांस्टेंट रेट से इंक्रीज़ क्यों कर रही है? क्योंकि यहाँ पे जो आपकी प्राइस है वो क्या है? कांस्टेंट है, एंड प्राइस के कांस्टेंट होने की वजह से आपकी MR भी कांस्टेंट है। इसी वजह से TR आपकी इंक्रीज़ तो हो रही है बट कांस्टेंट रेट से इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग टोटल कॉस्ट की बात करें तो टोटल कॉस्ट पहले क्या होता है? इंक्रीज़ होता है डिमिनिशिंग रेट से, देन उसके बाद क्या होता है? वो मिनिमम होता है, एंड उसके बाद वो इंक्रीज़ होता है इंक्रीजिंग रेट से। TC आपका क्या होता है कि पहले वो इंक्रीज़ होता है डिमिनिशिंग रेट से। टोटल कॉस्ट की यहाँ पे हम लोग बात करें, देन वो क्या होता है? मिनिमम होता है, एंड देन उसके बाद वो इंक्रीज़ होता है इंक्रीजिंग रेट से, हमारा टोटल कॉस्ट। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट भी हमारी क्या होती है? पहले इंक्रीज़ होती है, उसके बाद मिनिमम होती है एक पॉइंट पे, एंड उसके बाद वो क्या होती है? MC इक्वल्स टू MR हो जाएगा, और जिस पॉइंट पे MC इज़ ग्रेटर देन MR हो जाएगा वहाँ पे आपको ये पता चल जाएगा कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम आपको मिल चुका है। तो आपको मैं बताती हूँ, देखिए जैसे कि टेबुलर फॉर्म में अगर हम लोग समझे तो यहाँ पे देखिए मैंने आउटपुट लिया है, प्राइस लिया है, टोटल रेवेन्यू MR TC एंड MC, एंड उसके बाद हमने प्रॉफिट को निकाला है। तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो जो TR आपने लिया है ये आपकी TR क्या हो रही है? कांस्टेंट रेट से इंक्रीज़ कर रही है। कांस्टेंट रेट से इंक्रीज़ क्यों कर रही है? क्योंकि यहाँ पे जो आपकी प्राइस है वो क्या है? कांस्टेंट है, एंड प्राइस के कांस्टेंट होने की वजह से आपकी MR भी कांस्टेंट है। इसी वजह से TR आपकी इंक्रीज़ तो हो रही है बट कांस्टेंट रेट से इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग टोटल कॉस्ट की बात करें तो टोटल कॉस्ट पहले क्या होता है? इंक्रीज़ होता है डिमिनिशिंग रेट से, देन उसके बाद क्या होता है? वो मिनिमम होता है, एंड उसके बाद वो इंक्रीज़ होता है इंक्रीजिंग रेट से। TC आपका क्या होता है कि पहले वो इंक्रीज़ होता है डिमिनिशिंग रेट से। टोटल कॉस्ट की यहाँ पे हम लोग बात करें, देन वो क्या होता है? मिनिमम होता है, एंड देन उसके बाद वो इंक्रीज़ होता है इंक्रीजिंग रेट से, हमारा टोटल कॉस्ट। ठीक है, ऐसा
ऐसा क्यों होता है? ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि आपकी जो एमसी होती है मतलब मार्जिनल कॉस्ट, ये इनिशियली क्या होती है, डिक्रीज़ करती है। फिर एक पॉइंट पे आके ये क्या हो जाती है, मिनिमम हो जाती है और उसके बाद ये होता है क्या, इंक्रीज़ करने लगती है। ठीक है? तो ये मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, ग्रॉस प्रॉफ़िट को कैलकुलेट करते हैं। ग्रॉस प्रॉफ़िट को कैलकुलेट करने का मतलब ये कि हम लोग जब प्रॉफिट को जब हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं तो टीआर में से जो हम लोग टीसी माइनस कर रहे हैं, बेसिकली ये टीसी हमारा क्या है, टीवीसी की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। ये टीसी क्या है, इज इक्वल्स टू टीवीसी है, मतलब ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल है। क्यों? क्योंकि जैसे-जैसे हमारी आउटपुट इंक्रीज़ होती है, हमारा जो टोटल फिक्स कॉस्ट है वो तो हमारा फिक्स्ड ही रहता है। हमारा आउटपुट के चेंज होने की वजह से हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट पे मतलब हमारी जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है वो चेंज होती है, ठीक है? तो आउटपुट की इंक्रीज़ होने की वजह से हमारे टोटल वेरिएबल कॉस्ट पे असर पड़ता है, वो इंक्रीज़ होती है अगर हम लोग आउटपुट को इंक्रीज़ करेंगे तो। तो यहाँ पे मेन जो इफ़ेक्ट आ रहा है हमारा कॉस्ट का, वो हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट का इफ़ेक्ट आ रहा है। इसी वजह से आप बुक्स में देखेंगे तो यहाँ पे आपको टीसी ही लिखा रहेगा, बट ये टीसी क्या होता है, बेसिकली टीवीसी की यहाँ पे बात करता है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट की यहाँ पे बात की जाती है, ठीक है? और टीवीसी हमारी क्या होती है, तो हमारी एमसी की जो सम होता है, मतलब कि टीवीसी इज सम ऑफ एमसी। एमसी का जब हम लोग सम करेंगे तो हमारा क्या होगा, टीवीसी कैलकुलेट होकर आएगा। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट आउटपुट पे अगर आप देखिए तो फर्स्ट आउटपुट पे हमारा क्या है, 11 है। सेकेंड आउटपुट पे अगर आप देखें तो ये आपका 21 कैसे आया है, यहाँ पे 21 आपका टीसी कैसे आया है, फर्स्ट आउटपुट पे आपकी टीसी क्या है, 11 है। टीसी 11 है, इसी वजह से आपकी एमसी भी क्या है, 11 है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड यूनिट से अगर आप देखिए तो यहाँ पर आपका जो टोटल कॉस्ट है ये 21 है। ये कैसे आया है, जब आप एमसी के 11 + 10 को करेंगे, मतलब ये एमसी में आप क्या, एमसी में जब आप 11 + 10 करेंगे तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। फिर से अगर आप देखें तो आप फिर जहाँ पे आपका टीसी 28 है, मतलब थर्ड यूनिट पे आपका टोटल कॉस्ट कितना है, 28 है। अभी एमसी से हमने किस तरह कैलकुलेट किया, जब आप 11 + 10 + 7 करेंगे तो आपको 28 आ जाएगा। एज इट इज़ जब आप आगे बढ़ेंगे एंड देखेंगे कि फोर्थ यूनिट पे आपका जो टोटल कॉस्ट है वो 34 है, तो यहाँ पे किस तरीके से आप इसको कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे 11 + 10 + 7 + 6 है। इस तरीके से आपको क्या करना है, कैलकुलेट, मतलब आप कर सकते। फिर जहाँ पे आपका टीसी 28 है, मतलब थर्ड यूनिट पे आपका टोटल कॉस्ट कितना है, 28 है। अभी एमसी से हमने किस तरह कैलकुलेट किया, जब आप 11 + 10 + 7 करेंगे तो आपको 28 आ जाएगा। एज इट इज़ जब आप आगे बढ़ेंगे एंड देखेंगे कि फोर्थ यूनिट पे आपका जो टोटल कॉस्ट है वो 34 है, तो यहाँ पे किस तरीके से आप इसको कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे 11 + 10 + 7 + 6 है। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है कि टीवीसी क्या होता है, इज सम ऑफ एमसी। इसी वजह से हम लोग बोलते हैं कि हमारी टीवीसी क्या होती है, वो सम होती है एमसी की। यहाँ पे आप एक और चीज़ देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमारी जो प्राइस कांस्टेंट होती है तो प्राइस इज इक्वल्स टू एम आर हो जाती है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्राइस एंड ए आर, मतलब कि प्राइस एंड एवरेज रेवेन्यू पहले से ही एक होती है। मतलब मैंने आपको बताया था कि मार्केट में प्रोडक्ट की जो भी प्राइस चलेगी, जब कोई भी बायर उस प्रोडक्ट को ख़रीदेगा तो वो वही प्राइस पे करेगा। तो सेलर की जो रेवेन्यू होगी वो वही रेवेन्यू होगी जो मार्केट में उस प्रोडक्ट की प्राइस है। इसी वजह से यहाँ पे P इज इक्वल्स टू ए आर होता है। एंड क्योंकि हमारा प्राइस कांस्टेंट है, इसी वजह से हमारा एम आर भी क्या होता है, प्राइस की इक्वल होता है, क्योंकि प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। अब एमआर हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो हमारी टोटल रेवेन्यू में जो इंक्रीमेंट होती है, जो चेंज होता है, वो एक कांस्टेंट रेट से होता है। मतलब कि यहाँ पे देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टोटल रेवेन्यू आपकी कांस्टेंट रेट से इंक्रीज़ हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एमआर आपका क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। उसके बाद अगर आप टोटल कॉस्ट देखिए तो यहाँ पे आपका टोटल कॉस्ट दिया है। देन उसके बाद आप एमसी कैलकुलेट करेंगे, तो एमसी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपका वही जो मैंने आपको बताया था, TCn - TCn - 1, मतलब टोटल कॉस्ट ऑफ nth यूनिट माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ nth - 1। ओके, तो यहाँ पे आप इस तरीके से क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे एमसी को। जैसे कि फर्स्ट आपकी एमसी क्या हुई, वो 11 है।
सेकेंड अगर आप निकालेंगे यहाँ पे 10 किस तरीके से आया, तो आप 10 निकालेंगे कैसे, 21 माइनस 11, मतलब कि आप सेकेंड यूनिट की जब मार्जिनल कॉस्ट निकालेंगे तो सेकेंड यूनिट का आप टोटल कॉस्ट लेंगे और इसको आप माइनस कर देंगे n-1 यूनिट, मतलब ये कि फर्स्ट यूनिट के टोटल कॉस्ट से आप माइनस कर देंगे। n-1 का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आपने n2 को लिया था, सेकंड यूनिट को लिया था ना, तो यहाँ पे n क्या हुआ आपका 2 हुआ। जब -1 करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, मतलब कि फर्स्ट यूनिट की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी कैलकुलेशन जो मैं आपको बता रही हूँ कि टीआर, एमआर, टीसीएमसी किस तरीके से करते हैं, तो इनकी सेपरेट वीडियोस हैं। आप अगर चेक करेंगे, मतलब कि मैं अपने डिस्क्रिप्शन में जितने भी मेरे प्रीवियस वीडियोस होती हैं सबके लिंक मैं प्रोवाइड कर देती हूँ, ठीक है। तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे तो वहाँ पे एक लिंक पड़ी होगी, फिर आप उस वीडियो पे जाएंगे और उसके डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो वहाँ पे आपकी क्या होगी, दूसरी लिंक होगी। तो इस तरीके से आप करते करते बैक टू बैक मेरे क्लासेस सारे आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद आप क्या करेंगे, आप प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे। तो प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का आपका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। क्या होता है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। तो इनिशियली आप देखिए तो आपका आपका जो टोटल रेवेन्यू है वो कहाँ है, 10 है। कितना है, फर्स्ट यूनिट पे आपका 10 है एंड टोटल कॉस्ट आपका कितना है, 11 है। तो स्टार्टिंग में तो आप जानते हैं कि जब कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो कुछ ना कुछ लॉस बेयर करना पड़ता है, लॉस बेयर करना पड़ता है, सो दैट कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। तो फर्स्ट यूनिट पे जो आपकी प्रॉफिट आई वो -1 आई, मतलब एक तरीके से लॉस आई आपकी। सेकेंड यूनिट पे अगर आप देखिए तो फिर से -1 आई। बट क्या हुआ कि थर्ड यूनिट पे, मतलब कि हमारा जो प्रोड्यूसर है वो और प्रोड्यूस करते जा रहा है, क्योंकि इनिशियली तो वो लोग प्रोडक्शन अपना इंक्रीज़ करेंगे ना। तो जब उन्होंने 3 यूनिट बनाया तो उन्होंने देखा कि उनका प्रॉफिट कितना है, 2 है। फिर उसके बाद उन्होंने थोड़ा और इंक्रीज़ किया कि मतलब मैं और प्रोडक्शन करूँगा तो मुझे और प्रॉफिट मिलेगा। तो पहले फिर उसने 4 यूनिट बनाया। 4 यूनिट उन्होंने बनाया तो यहाँ पे क्या कितनी आई प्रॉफिट आपकी, 6 आई। जब फिफ्थ यूनिट उन्होंने बनाया तो इनकी प्रॉफिट क्या हुई, फिर से क्या हुई, 6 आई। तो इसका मतलब ये है कि देखिए कि फिफ्थ यूनिट एक वो स्टेज है, फिफ्थ यूनिट क्या है आपकी, वो स्टेज है जहाँ पे आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है। अब यहाँ पे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्यों है, देखिए फिफ्थ यूनिट पे जो हमने दो कंडीशन पढ़े थे, एम आर इज इक्वल्स टू एम सी, तो यहाँ पे देखिए कि एम आर इज इक्वल्स टू एम सी है, दोनों 10-10 है, ठीक है। और सेकंड कंडीशन में क्या पढ़ा था, सेकंड कंडीशन हमने ये पढ़ा था कि जहाँ पे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम उनको मिल रहा है, मतलब कि दूसरा हमारा कंडीशन ये था कि उसके दूसरे यूनिट से, जैसे कि यहाँ पे फिफ्थ यूनिट की हम लोग बात कर रहे हैं, तो 6 यूनिट से हमारी जो एमसी होगी वो ज़्यादा होनी चाहिए एमआर से, ठीक है। तो पहला कंडीशन क्या था हमारा, एम आर इज इक्वल्स टू एम सी, ठीक है। एम आर इज इक्वल्स टू हमारा पहला कंडीशन था। दूसरा कंडीशन हमारा क्या था कि एम सी इज़ ग्रेटर देन एम आर, ठीक है, जो कि हमारी 6th यूनिट से होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ हमारी फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गई एंड 6th यूनिट पे आप देखिए तो यहाँ पर आपकी एम सी क्या हुई, ज़्यादा हो गई एम आर से, ठीक है। तो यहाँ पे फिफ्थ यूनिट पे आपकी दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि क्यों आप ये चीज़ देख रहे हैं कि आपकी एमसी किस स्टेज पे, किस यूनिट पे जाके ज़्यादा हो रही है। तो जैसा कि मैंने आपको प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम वाले जो फर्स्ट वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि देखिए इक्विलिब्रियम पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ से नो चेंज वाली स्टेट शुरू हो जाती है। मतलब कि हमारे प्रोड्यूसर को एक वो स्टेट मिल गया जहाँ पे उनको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल गया है एंड वहाँ पे प्रोडक्शन को कॉन्ट्रैक्ट या फिर एक्सपैंड करने की अब ज़रूरत नहीं, नीड नहीं है, ठीक है। अगर उसके बाद भी इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलने के बाद भी अगर वो प्रोडक्शन करते हैं तो फर्दर उनको क्या होगा कि उनकी कॉस्ट ज़्यादा होने लगेगी एंड उनका जो रेवेन्यू होगा कम होगा। एक तरीके से आप ये भी समझ सकते हैं कि उनका प्रॉफिट कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, या फिर उनको सीधा सीधा लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो हमने ये क्या देखा, हमने ये देखा कि अगर आपको, मतलब प्रोड्यूसर को इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल गई है, ठीक है, और उसके बावजूद भी वो अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उनके प्रोडक्शन करने की वजह से उनका कॉस्ट बढ़ेगा एंड उनका रेवेन्यू क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो जब ये सिचुएशन जब आपकी आ जाएगी ना कि प्रोड्यूसर को ये लगेगा कि नहीं, अगर मैं अब प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि मेरी कॉस्ट बढ़ रही है पर रेवेन्यू नहीं आ रही है, तो वो तुरंत समझ जाएगा कि मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे था, जो पॉइंट वो छोड़कर आगे बढ़ गया, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हमने दो कंडीशन पढ़े थे, दोनों कंडीशन मैंने बता दिए कि फिफ्थ यूनिट पे अगर आप देखिए तो फिफ्थ यूनिट पर आपकी जो आपकी
एमसी एंड एमआर है वो क्या है, दोनों इक्वेट कर गई हैं एंड 6 यूनिट पे आपकी एमसी क्या हो जा रही है, ग्रेटर हो जा रही है देन एमआर। ठीक है, इसी वजह से 5th यूनिट पे जो आपकी प्रॉफिट आई ये क्या हो गया, प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम हो गया। अब इसको आप ग्राफ से समझिए, तो ग्राफ से मैं इसको आपको समझाती हूँ। देखिए ये क्या है, ये ग्राफ। ओके, ग्राफ में हमने वाई एक्सिस पे रेवेन्यू एंड कॉस्ट को लिया है एंड एक्स एक्सिस पे हमने आउटपुट को लिया हुआ है। यहाँ पे टेबल में शेड्यूल में मुझे आपको एक और चीज़ बताना था। आप ये सोच रहे होंगे कि ये सेकेंड यूनिट पे भी तो आपकी एमआर और एमसी दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, सेकेंड यूनिट पे भी आपकी क्या है, एमसी एंड एमआर दोनों इक्वल है। ठीक है, पर आप एक चीज़ यहाँ पर ये देखिए कि सेकेंड यूनिट पे आपकी एमसी एंड एमआर तो इक्वल है, बट थर्ड यूनिट पे अगर आप देखिए तो यहाँ पे आपकी एमसी क्या है, ग्रेटर नहीं है एमआर से। ठीक है, इसी वजह से हम लोग सेकेंड यूनिट को एज अ इक्विलिब्रियम हम लोग ट्रीट नहीं करेंगे। क्या, हम लोग सेकेंड यूनिट को इक्विलिब्रियम हम लोग ट्रीट नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने दो चीज़ मैंने आपको बताया कि सेकेंड यूनिट पे भी आपकी 10-10 है एम आर एन एफ सी, एंड 5th यूनिट पे भी आपकी क्या है, 10-10 है एम आर एन एफ सी। बट 5th यूनिट को हम लोग इक्विलिब्रियम क्यों कंसिडर किए हैं, क्योंकि यहाँ पे 6th यूनिट पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपकी एम सी क्या है, ग्रेटर है देन एम आर। बट यहाँ पे देखिए सेकेंड यूनिट पे आपकी जो सेकेंड कंडीशन थी कि एम सी इज़ ग्रेटर देन एम आर, यहाँ पे वो फुलफिल नहीं हो रही है। इसी वजह से हम लोग सेकेंड यूनिट को हम लोग इक्विलिब्रियम ट्रीट नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ पे 5th यूनिट को इक्विलिब्रियम की तरह हम लोग लेंगे। ठीक है, अब इसको मैं ग्राफ के थ्रू आपको समझाती हूँ। तो यहाँ पे ग्राफ पे आप देखिए कि हमने वाई एक्सिस पे रेवेन्यू एंड कॉस्ट को लिया है एंड एक्स एक्सिस पे हमने आउटपुट को लिया है। और ये आपकी क्या है, एमसी कर्व है। ये आपकी क्या है, एमसी कर्व है, जो कि मैंने आपको सेपरेट वीडियो में जहाँ मार्जिनल कॉस्ट मैंने आपको पढ़ाया है वहाँ पे मैंने ये आपको पूरा कवर करवाया है। तो वहाँ पे आप जाके इसको देख सकते हैं कि एमसी क्या कर्व क्या है, ये यू शेप्ड आपकी कर्व है। ठीक है, आप यहाँ पे ये चीज़ देख सकते हैं कि ये जो हमारी हॉरिजेंटल लाइन है, जो हमारी पैरेलल है एक्स एक्सिस की, ये क्या है, हमारी प्राइस। क्योंकि हम लोग यहाँ पे प्राइस रिमेन कांस्टेंट वाली सिचुएशन देख रहे हैं, इसी वजह से यहाँ पे प्राइस क्या है, हमारी कांस्टेंट है। एंड एज यूजुअल आप लोग जानते हैं कि प्राइस इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे हॉरिजेंटल कर्व यहाँ पे दिख रही है वो क्या है, आपकी पैरेलल है एक्स एक्सिस के, क्योंकि हमारी प्राइस कांस्टेंट है। ठीक है, तो आप देखिए कि जो हमारी कर्व एक यू शेप की बन रही है, जो हमारी एमसी कर्व है, यहाँ पे हमारे क्या है, आर Q1 एंड पी, ये वाला स्टेज देखिए। तो यहाँ पे हमारी मार्जिनल कॉस्ट क्या है, ज़्यादा है, और हमारी जो रेवेन्यू है वो कम है। अब आप समझिए कि जब कॉस्ट अगर आपकी ज़्यादा है एंड रेवेन्यू आपकी कम है, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट तो होगा नहीं, यहाँ पे तो प्रॉफिट होगा नहीं। तो इस वाले स्टेज को, ये वो स्टेज है जो मैंने आपको सेकेंड यूनिट वाला बताया था कि जहाँ पर आपका क्या है कि एम आर इज इक्वल्स टू एम सी हो रहा है। अगर आप यहाँ पे देखें तो Q1 पॉइंट पे आपका एम आर इज इक्वल्स टू एम सी हो रहा है। बट यहाँ पर अगर आप फर्दर देखें तो मैंने सेकंड कंडीशन आपको क्या बताई थी, सेकंड कंडीशन ये बताई थी कि वहाँ पे आपका क्या होना चाहिए कि एम सी इज़ ग्रेटर देन एम आर होना चाहिए। बट इस Q1 के अगर आप आगे देखें तो यहाँ पे एम सी ग्रेटर देन एम आर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपकी दूसरी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे Q1 पॉइंट पे अगर आप लोग बात करें तो Q1 पॉइंट पे आपकी जो दोनों कंडीशन है, एम आर इज इक्वल्स टू एम सी एंड एम सी इज ग्रेटर देन एम आर, दोनों कंडीशन में से सेकंड कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, फर्स्ट कंडीशन ही बस फुलफिल हो रही है। इसी वजह से हम लोग इस पॉइंट को एज अ इक्विलिब्रियम कंसिडर नहीं करेंगे। क्योंकि एम आर एंड एम सी के इक्वल हो जाने के बाद भी जब प्रोड्यूसर ने प्रोडक्शन किया तो उन्होंने ये चीज़ देखा कि प्रोडक्शन करने के बाद उनको अच्छा खासा फिर भी प्रॉफिट हो रहा है। ये जो हमारा गैप है ना, ये वाला जो यू शेप के बीच में जो बना है, ये क्या है, ये प्रॉफिट है। ठीक है, तो प्रोडक्शन करने के बाद उन्होंने ये देखा कि उनका मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू तो इक्वल हो गया है, बट फर्दर अगर वो प्रोडक्शन कर रहे हैं और यूनिट का तो उनको प्रॉफिट हो रहा है। इसी वजह से सेकंड यूनिट का उन्होंने कंसिडर नहीं किया एज ए इक्विलिब्रियम। ठीक है, उसके बाद ये आगे चले, मतलब कि और ज़्यादा हमने प्रोडक्शन किया। जब प्रोड्यूसर ने और ज़्यादा प्रोडक्शन किया तो यहाँ पे देखिए एक पॉइंट आती है फिर से, जहाँ पे एम आर इज इक्वल्स टू एम सी हो रहा है। ठीक है, Q2 पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पे एम आर इज इक्वल्स टू एम सी हो रहा है।
तो यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं कि क्या इस पॉइंट पे हमारी दोनों कंडीशन फुलफ़िल हो रही है। तो देखिए हमारा पहला क्या कंडीशन था कि एमआर इज इक्वल्स टू एमसी होगा, तो यहाँ पे वो चीज़ हो गया। और दूसरा कंडीशन हमारा क्या था कि एमसी इज़ ग्रेटर देन एमआर। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे एमसी की जो कर्व है वो ऊपर चली गई एंड एमआर की कर्व आपकी क्या हुई, नीचे रह गई। इसका मतलब कि सेकेंड कंडीशन भी आपका फुलफ़िल हो गया। मतलब कि प्रोड्यूसर इस पॉइंट के बाद अगर और प्रोडक्शन अगर कर रहे हैं तो उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी एंड रेवेन्यू कम हो जाएगी। कॉस्ट बढ़ जाएगी, रेवेन्यू कम हो जाएगी का मतलब क्या कि उनका बनाने का खर्चा बढ़ जाएगा पर उनको इनकम उतनी नहीं होगी। तो उनको ये चीज़ समझ में आ जाएगा कि उनका इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ है। उनका इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ है, Q2 पॉइंट पे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है। ठीक है, जहाँ पे दोनों कंडीशन हमारी एम आर इज इक्वल्स टू एम सी एंड एम सी इज़ ग्रेटर देन एम आर, दोनों कंडीशन हमारी फुलफ़िल हो रही हैं। तो हम कौन सी सिचुएशन हमने देखी, हमने वो सिचुएशन देखी जहाँ पे हमारी प्राइस क्या होगी, रिमेन कांस्टेंट रहेगी। तो वहाँ पे हमने क्या पढ़ा, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन के थ्रू एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, दोनों हमने समझा। अब हम लोग आगे क्या देखेंगे, आगे मैं आपको बताऊँगी। तो सेकंड हम लोग क्या देखेंगे, सेकंड हम लोग देखेंगे MCMR अप्रोच व्हेन प्राइस फॉल विथ राइज इन आउटपुट। तो हमने पहला वाला क्या देखा था कि हमारा प्राइस वहाँ पे कांस्टेंट था विथ राइज इन आउटपुट, बट यहाँ पे हमारा क्या होगा, प्राइस फॉल होगा एंड हमारे आउटपुट क्या होगी, राइज होगी, आउटपुट बढ़ेगी। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो आपकी प्राइस क्या हो रही है, प्राइस आपकी क्या कर रही है, फॉल हो रही है एंड आउटपुट आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी जो एमआर है, हमारी जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो क्या हो रही है, वो डिक्रीज़ हो रही है। डिक्रीज़ क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पे हमारी प्राइस क्या हो रही है, ये हर लेवल ऑफ आउटपुट पे डिक्रीज़ हो रही है एंड एमआर के डिक्रीज़ होने की वजह से हमारी टीआर क्या हो रही है, पहले इंक्रीज़ हो रही है विथ डिमिनिशिंग रेट से। हमारी टीआर क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है डिमिनिशिंग रेट से। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि आपकी जो प्राइस है वो प्राइस आपकी घट रही है, प्राइस के कम होने की वजह से एमआर पे क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है एंड एमआर के डिक्रीज़ होने की वजह से टीआर भी आपकी क्या हो रही है, डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज़ हो रही है। टीआर आपकी डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, उसके बाद आप ये चीज़ देखिए कि जो आपकी टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट ये, ठीक है, टोटल कॉस्ट आपकी क्या हो रही है, यहाँ पे टोटल कॉस्ट बेसिकली टीवीसी का दिया है। ठीक है, टीवीसी दिया है यहाँ पे हम लोग क्यों टीवीसी दिया है, क्योंकि जब आउटपुट आपकी इंक्रीज़ होती है ना, तो आउटपुट के अकॉर्डिंग आपके वेरिएबल कॉस्ट चेंज होते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं होते हैं। फिक्स कॉस्ट तो आपके फिक्स रहते हैं। तो जैसे जैसे आपकी आउटपुट चेंज होगी ना, वैसे वैसे आपके वेरिएबल कॉस्ट पे असर पड़ेगा। तो यहाँ पे जो टोटल कॉस्ट आप देख रहे हैं ना, ये चेंज हो रहा है, टोटल कॉस्ट आपका क्या हो रहा है, ये चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे टीवीसी दिया है। बेसिकली बुक्स में आप देखेंगे तो वहाँ पे टोटल कॉस्ट ही लिखा होगा, बट उस टोटल कॉस्ट के अंदर सिर्फ टीवीसी इंक्लूड रहता है। जैसे कि आप फॉर्मूला जानते हैं कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टीएफसी प्लस टीवीसी, बट यहाँ पे क्या है कि टोटल कॉस्ट के अंदर बस टीवीसी ही इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट क्या होता है, पहले इंक्रीज़ होता है डिमिनिशिंग रेट से, देन उसके बाद इंक्रीज़ होता है इंक्रीजिंग रेट से। क्यों ऐसा होता है, इस वजह से होता है क्योंकि हमारी जो एमसी होती है वो इनिशियल, क्योंकि एमसी क्या होती है, पहले आपकी क्या होती है, डिक्रीज़ होती है, उसके बाद एक पॉइंट पे आकर ये मिनिमम हो जाती है, देन उसके बाद फिर से वो क्या होती है, इंक्रीज़ करना शुरू कर देती है। ठीक है, तो आपका अब आप ये चीज़ देखिए, अब आप ये देखिए कि टोटल रेवेन्यू को आप कैलकुलेट कैसे करते हैं। टोटल रेवेन्यू को कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला क्या था, क्वांटिटी इनटू प्राइस। हर लेवल ऑफ आउटपुट पे आप क्या करेंगे, क्वांटिटी को इनटू करेंगे प्राइस से। 8 इंटू 1, 7 इंटू 2, 6 इंटू 3, 4 इंटू 5 एंड 5 इंटू 4। तो आपका ऐसे क्या होगा, टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। एंड एमआर को कैलकुलेट करने का आपका फॉर्मूला क्या होता है, एमआर को हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, टोटल रेवेन्यू of nth item minus total revenue of nth item minus 1। nth item माइनस 1 मतलब कि अगर मान लीजिए कि सेकंड यूनिट की आपको मार्जिनल रेवेन्यू अगर निकालना है, तो आप क्या करेंगे, सेकंड यूनिट की टोटल रेवेन्यू को आप पहले लेंगे और उसको माइनस कर देंगे फर्स्ट यूनिट की टोटल रेवेन्यू से। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, मार्जिनल रेवेन्यू। आप ये फार्मूला क्या लगा करके कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे आपका टोटल कॉस्ट दिया है एंड टोटल कॉस्ट के बाद आप क्या करेंगे कि आप एमसी को निकालेंगे। टोटल कॉस्ट के बाद क्या करेंगे, आप एमसी को निकालेंगे। और एमसी को भी कैलकुलेट करने का जो आपका फार्मूला होता है वही सेम फार्मूला होता है जैसे हम लोग एमआर को कैलकुलेट करते हैं।
तो एमसी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, टोटल कॉस्ट ऑफ nth आइटम माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ nth आइटम माइनस 1। तो ये एमसी को कैलकुलेट करने का आपका फॉर्मूला होता है। जैसे कि आप मान लीजिए थर्ड यूनिट की अगर आप मान लीजिए निकालते हैं मार्जिनल कॉस्ट, तो आप कैसे निकालेंगे, थर्ड यूनिट की सबसे पहले आप टोटल कॉस्ट को लेंगे एंड उसके बाद सेकेंड यूनिट की टोटल कॉस्ट से आप क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे। तो जब 15 माइनस 11 करेंगे तो थर्ड यूनिट की आपकी एमसी कैलकुलेट होकर क्या आ जाएगी, 4। ठीक है, उसके बाद जब आप प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे तो देखिए बेसिकली हम लोग यहाँ पे बात करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट की। ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो आपका टोटल कॉस्ट लिया गया है इसमें इंक्लूड क्या है, आपका टीवीसी ही बस इंक्लूड है। तो जब आप प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे, यानी कि जब आप ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे एंड टीआर माइनस जब टीसी आप करेंगे, तो इस टीसी में बस इंक्लूड रहेगा आपका क्या, टीबीसी ही बस इंक्लूड रहता है। ठीक है, तो बेसिकली आप करते क्या है पता है, आप टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट करते हैं प्रॉफिट को निकालने के लिए। ठीक है, यहाँ पे टीवीसी क्या है, मतलब कि टीवीसी क्या होता है, इज अ सम ऑफ एमसी। टीवीसी इज अ सम ऑफ एमसी, मतलब कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, ये सम होता है एमसी का। जैसे मैंने आपको लास्ट स्लाइड में आपको बताया था, जैसे कि 6 + 5 आप करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका 11 आ जाएगा। फर्स्ट यूनिट पे अगर आप देखिए तो यहाँ ये 6 ही रहेगा। सेकेंड यूनिट पे आपका क्या होगा, 6 + 5 आ जाएगा। थर्ड यूनिट पे आपका क्या होगा, 6 + 5 + 4, मतलब कि एमसी के 6 + 5 + 4 को आप करेंगे तो आपका थर्ड यूनिट का टोटल वेरिएबल कॉस्ट यानी कि टोटल कॉस्ट आ जाएगा। एंड उसके बाद अगर आप देखें, एंड एज यूजुअल आप लोग जानते ही हैं कि पी इज इक्वल्स टू ए आर इज इक्वल्स टू एम आर होता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो दो कंडीशन हमने पढ़ा था एम आर एम सी अप्रोच में प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम फाइंड करने के लिए, तो पहला हमारा क्या था, पहला हमारा था जहाँ पे हमारा एम आर इज इक्वल्स टू एम सी होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो आपका एम आर एंड एम सी किस पोजिशन पर इक्वल है, किस आउटपुट लेवल पे आपका इक्वल हो रहा है। तो थर्ड यूनिट पे अगर आप देखिए तो थर्ड यूनिट पे आपकी फर्स्ट कंडीशन जो हमारी थी, क्या थी फर्स्ट कंडीशन हमारी, एम आर इज इक्वल्स टू एम सी, ये हमारी फुलफिल हो गई। ठीक है, थर्ड यूनिट पे हमारे एम आर इज इक्वल्स टू एम सी हो गई, मतलब 4 इज इक्वल्स टू 4 हो गया। एंड उसके बाद हमारी सेकंड कंडीशन क्या थी, सेकंड कंडीशन हमारी ये थी कि फर्दर अगर हमारे प्रोड्यूसर अगर प्रोड्यूस करते हैं, जहाँ पे हमारे एम आर इज इक्वल्स टू एम सी हो गई, और उसके बाद अगर प्रोड्यूसर अगर प्रोड्यूस करते हैं तो वहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, एम सी इज़ ग्रेटर देन एम आर होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए थर्ड यूनिट पे आपकी एम आर इज इक्वल्स टू एम सी तो हो गई, बट फोर्थ यूनिट पे आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ, आपका एम सी ग्रेटर हो गया एम आर से। तो इस यूनिट पे मतलब थर्ड यूनिट पे आपकी दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई, इसी वजह से आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कहाँ पे आपको मिल गया, थर्ड यूनिट पे आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम मिल गया। ठीक है, मतलब कि जो 3 रुपीज़ की जो आपकी प्रॉफिट हो रही है, यहाँ पे आपको क्या हो गया है, इक्विलिब्रियम आपको मिल गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कौन सी स्टेट होती है, जहाँ पे हमारे प्रोड्यूसर को सबसे ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट वो गेन कर लेते हैं। मैक्सिमम प्रॉफिट वो जहाँ पे गेन कर लेते हैं और कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे हमारी जो दो कंडीशन है, एम आर इज इक्वल्स टू एम सी एंड एम सी इज़ ग्रेटर देन एम आर फुलफिल हो जाती है, तो वो क्या होता है, वो पॉइंट हो जाता है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। तो इस केस में जो थर्ड यूनिट है, यहाँ पे प्रोड्यूसर को उनकी इक्विलिब्रियम मिल रही है। इसको अगर हम लोग ग्राफ से समझें, तो ग्राफ में जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने वाई एक्सिस पे क्या किया है, एज़ यूजुअल हमने रेवेन्यू एंड कॉस्ट लिया है, एंड एक्स एक्सिस पे हमने आउटपुट को लिया है। यहाँ पे ए आर एंड एम आर कब आप देख रहे हैं, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, क्योंकि आपके जो प्राइस है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। प्राइस क्या हो रही है, फॉल हो रही है। एंड प्राइस इज इक्वल टू क्या होता है, ए आर होता है, एवरेज रेवेन्यू, एंड एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू एम आर, मतलब कि पी, ए आर एंड एम आर तीनों आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। इसी वजह से यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपका दोनों क्या हो रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ठीक है, ए आर एंड एम आर दोनों, बट यहाँ पर अगर आप देखें तो एम आर क्या हो रहा है, थोड़ा ज़्यादा तेज़ी से डाउनवर्ड स्लोपिंग मतलब स्लोप कर रहा है। तो इसको अगर मैं आपको टेबल से समझाऊँ तो यहाँ पर आप देखिए कि, तो यहाँ पे आप एम आर के बीच में गैप देखिए, तो यहाँ पे जो गैप आपका आ रहा है एम आर के बीच में, ये 2 का है। उसके बाद फिर देखिए अगेन 2 का है, अगेन फिर 2 का है, एंड अगेन 2 का है। बट यहाँ पे ए आर में अगर आप गैप देखिए तो यहाँ पे 1-1 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 1-1 का डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि हमारा एम आर तेज़ी से गिर रहा है, मतलब ज़्यादा रेट से वो गिर रहा है, डबल रेट से। इसी वजह से हमारा जो एम आर कर्व अगर आप देखें तो ये ज़्यादा हमारा स्टीपर है, ये हमारा क्या है, स्टीपर है, क्योंकि ये ए आर के कंपेरेटिवली एम आर हमारा क्या हो रहा है, ज़्यादा तेज़ी से फॉल कर रहा है, मतलब कि ज़्यादा रेट से हमारा फॉल कर रहा है। इसीलिए हमारा एम आर क्या है, ये कांस्टेंट है, सॉरी कांस्टेंट नहीं है, स्टीपर है।
तो यहाँ पे आप एमआर के बीच में गैप देखिए, तो यहाँ पे जो गैप आपका आ रहा है एमआर के बीच में, ये 2 का है। उसके बाद फिर देखिए अगेन 2 का है, अगेन फिर 2 का है एंड अगेन 2 का है। बट यहाँ पे एआर में अगर आप गैप देखिए तो यहाँ पे 1-1 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है? यहाँ पे 1-1 का डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि हमारा एमआर तेज़ी से गिर रहा है, मतलब ज़्यादा रेट से वो गिर रहा है, डबल रेट से। इसी वजह से हमारा जो एमआर कर्व अगर आप देखें तो ये ज़्यादा हमारा स्टीपर है, ये हमारा क्या है, स्टीपर है। क्योंकि ये एआर के कंपैरेटिवली एमआर हमारा क्या हो रहा है, ज़्यादा तेज़ी से फॉल कर रहा है, मतलब कि ज़्यादा रेट से हमारा फॉल। तो एमआर आपकी क्या है, वो ज़्यादा क्या है, आपकी स्टीपर है एज़ कम्पेयर टू एआर। इसी वजह से आपकी एआर क्या है, फ्लैटर है। एंड एमसी के बारे में तो आप जानते हैं कि ये यू शेप्ड होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे इस वाले पॉइंट पर अगर आप देखें, क्यू पॉइंट पे अगर आप देखें तो इस वाले पॉइंट पे आपका क्या हो रहा है, क्यू से जो आगे छोटा सा गैप है, तो यहाँ पे आप देखिए तो आपकी एमसी क्या है, ज़्यादा है एंड नीचे आपकी क्या जा रही है, एमआर वाली लाइन है, ठीक है? तो यहाँ पे एमसी क्या है, ज़्यादा है एंड एमआर आपकी क्या है, कम है, ठीक? अब क्यू वाले पॉइंट पे अगर आप देखिए, क्यू पॉइंट पे देखिए तो यहाँ पे एमसी इज इक्वल्स टू एमआर तो हो रहा है, ठीक है? बट आपकी सेकंड कंडीशन क्या थी, सेकंड कंडीशन ये थी कि जहाँ पे आपकी एमसी इज इक्वल्स टू एमआर हो जाए, उसके बाद से अगर हमारा कोई प्रोड्यूसर अगर प्रोड्यूस कर रहा है तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, एमसी इज़ ग्रेटर देन एमआर होना चाहिए, एमसी इज़ ग्रेटर देन एमआर होना चाहिए। बट यहाँ पर अगर आप देखिए तो यहाँ पे आपका एमसी क्या हो गया, एमआर कर्व के नीचे आ गया, ठीक है? एमसी क्या हुआ, एमआर कर्व के नीचे आ गया। ये देख रहे हैं आप, ये वाला जो गैप है, जहाँ मैंने प्रॉफिट वाला एरो जहाँ पे मैंने पॉइंट किया है, वहाँ पे आप देखिए तो ये जो गैप है, जो छोटा सा गैप यहाँ पे दिख रहा है क्यू एंड क्यू डैश के बीच में, ये क्या है, ये हमारे प्रोड्यूसर का प्रॉफिट है। मतलब कि एम आर इज इक्वल्स टू एम सी होने के बाद भी हमारा प्रोड्यूसर प्रोडक्शन कर रहा है और उसको ये पता चल रहा है कि उसको आगे फर्दर क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। इसी वजह से हम लोग क्यू पॉइंट को हम लोग इक्विलिब्रियम कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारी सेकेंड कंडीशन थी जो एम सी इज़ ग्रेटर देन एम आर, वो हमारी क्या हो रही है, फुलफिल नहीं हो रही है, ठीक है? सेकेंड पॉइंट आप देखिए कि यहाँ पे आपको प्रॉफिट हुआ, उसके बाद फिर से यहाँ पे एक ऐसा सिचुएशन आता है जहाँ पे आपकी एम सी इज इक्वल्स टू एम आर होती है, ठीक है? तो यहाँ पे आपकी फर्स्ट कंडीशन क्या हो गई, फुलफिल हो गई। एंड उसके बाद जो सेकंड कंडीशन क्या थी, सेकंड कंडीशन आपकी ये थी कि फर्दर अगर हमारे प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करते हैं तो हमारा क्या होना चाहिए, मतलब प्रोड्यूसर का क्या होना चाहिए कि एम सी इज़ ग्रेटर देन एम आर होना चाहिए। मतलब कि फर्दर अगर हमारे प्रोड्यूसर है प्रोडक्शन अगर करते हैं तो क्या होना चाहिए, मार्जिनल कॉस्ट क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए मार्जिनल रेवेन्यू से, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप देखें तो क्यू डैश के बाद आपकी मार्जिनल कॉस्ट एज़ कम्पेयर टू मार्जिनल रेवेन्यू ज़्यादा है, ठीक है? तो यहाँ पे क्यू डैश वाले पॉइंट पे आपकी दोनों कंडीशन जो है वो फुलफ़िल हो रही है। इसी वजह से क्यू डैश वाले पॉइंट को हम लोग प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम हम लोग दे करके चलेंगे एंड यही पॉइंट है जहाँ पे हमारे प्रोड्यूसर को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है? इसी वजह से ये पॉइंट हमारे लिए क्या हुआ, हमारे प्रोड्यूसर के लिए क्या हुआ, उनका इक्विलिब्रियम साबित हुआ, ठीक है? सो आज की क्लास में मैंने आपको ये बताया कि एमसीएमआर अप्रोच मैंने बताया है दोनों सिचुएशन में, व्हेन प्राइस रिमेन कांस्टेंट एंड व्हेन प्राइस फॉल विथ राइज इन आउटपुट, दोनों ही चीज़ मैंने आपको बताया। एंड आई होप कि मैंने बहुत सिंपल वर्ड्स के साथ, सिंपल लैंग्वेज के साथ, बहुत स्लो मोशन में, बहुत धीरे धीरे मैंने आपको चीज़ें समझाई हैं। सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।